हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि हम मंडे से लेकर के थर्सडे तक मध्यकालीन भारत का इतिहास की एक श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ मध्यकालीन भारत में शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एक ऐसे शासक के बारे में है जो कि कहा जाए कि अपने समय का एक विलक्षण और एक अनोखी प्रतिभा वाला एक शासक था। मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? इसलिए हम लोगों ने नाम दिया उसका एक अनोखा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक। जितना कहा जाए उतना कम है, उतना ही ज्यादा समझ लीजिए, जितना योग्य उतना ही ज्यादा आलोचना का पात्र। आज हम उसकी सभी योजनाओं, सभी नीतियों, सभी उसके जो पक्ष हैं, उन सभी को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे और उसका सही विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर सकें, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो, मुख्य परीक्षा का हो, या फिर आपके कहा जाए कि ऑप्शनल पेपर ही क्यों ना हो। ठीक है ना? हम उन सभी पक्षों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जो अभी देर से आ रहे हैं उन सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है ना? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना आपको दे देता हूं, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग 7 जून से एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। 7 जून से UPSC IAS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स है। 7 जून से शाम को 6 बजे हमारा बैच लॉन्च होगा, जिसमें हम आप लोगों को प्री और मेंस सभी कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे, आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ के साथ आपका कॉपी का एवेल्युएशन होगा और सबसे बड़ी चीज, आपको मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और ये सब आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल फीस है वो 30,500 है। 15 महीने का कोर्स है। ठीक है ना? और ये आपको मिलेगा MK लाइव, जो कोड इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, MK लाइव। और उसके बाद आपको 18,999 रुपए, मात्र 19,000 रुपए में आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा हमारी पूरी टीम के साथ में, विद शेड्यूल। 3 घंटे प्रतिदिन की क्लास मिलेगी, शाम को 6 से 9। बस इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इस कोड को, और इस कोर्स को ज्वाइन करके हम लोग साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को 2024-25 के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था मध्यकालीन भारत का आज हमारा 7वां लेक्चर है और हम बात करने जा रहे हैं एक मोहम्मद बिन तुगलक, जो एक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसके बारे में। ठीक है ना? आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने सुना होगा, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक पागल शासक था, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत विद्वान था, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत क्रूर शासक था। सबके अपने अपने विचार हैं। आज हम उन विचारों को देखने जा रहे हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं। इसमें सबसे पहले जानने की कोशिश करिएगा कि आपने एक चीज देखी थी कि दिल्ली सल्तनत में, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में हमने पहले देखा गुलाम वंश, और गुलाम वंश में ध्यान रखिएगा 2 महत्वपूर्ण शासक थे। एक, ध्यान रखना, मैं सभी शासकों की बात नहीं कर रहा हूं, इल्तुतमिश, और दूसरा बलबन। हम लोगों ने इन पर पूरी चर्चा की, इल्तुतमिश और बलबन को लेकर के। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा वंश था खिलजी वंश, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी। और तीसरा जो वंश है वो है आपका तुगलक वंश। और इसमें ध्यान रखना 2 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरा
उसका भाई फिरोज शाह तुगलक। एवरीबॉडी, इट इज ओके। तो ये जो करेक्टर हैं, इनके बारे में आप लोग मैं चर्चा कर चुका हूं, और इनमें से आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मैंने इसलिए आपको बता दिया ये कि जिन लोगों को नहीं पता हो वो जान लें कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल शुरू हुआ था 1206 से लेकर के आगे, और ये हम देख रहे हैं ये कौन कौन से वंश इसमें आए, और इनमें से आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन शासक है, किस क्रम में है। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि मैंने कहा था कि एक अनोखा शासक है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1325 से लेकर के 51 तक। लगभग 25-26 साल उसने भारत पर शासन किया। ठीक है ना। और इस पीरियड में उसने कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई महत्वपूर्ण प्रयोग करने की कोशिश की, जो कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में इतने बड़े प्रयोग करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इसने वो प्रयोग करके दिखाए। इनको प्रयोग इसलिए कहा जाता है कि उसने वास्तव में उस समय ये सब करने की कोशिश की जिस समय कोई सोच नहीं सकता था। एक वैज्ञानिक क्या होता है? एक वैज्ञानिक जब किसी नई चीज के बारे में सोचता है जो आम आदमी ने नहीं सोची होती है, और उसके बारे में सोचता है और उसके बारे में वो कोशिश करता है, तो उन कोशिशों को हम प्रयोग कहते हैं। और वो प्रयोग कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी नहीं होते। एक वैज्ञानिक के लिए अधिकांश प्रयोग उसके असफल होते हैं, अंत में जाकर कोई सफल होता है। इसने जो किया, ध्यान रखना, वो प्रयोग अपने समय से बहुत पहले किए थे। बाद में जाकर के यही परंपरा जो उसने सोचा है, वही परंपरा, वही प्रयोग आगे चल करके फिर लागू हुए, लेकिन तब तक लोग उसके बारे में जान चुके थे, समझ चुके थे, ठीक है ना, और अपना चुके थे। लेकिन जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन चीजों के बारे में सोचा और किया, वो आम आदमी की सोच से परे था। वो कोई सोच नहीं सकता था। बात समझ रहे ना। तो वैज्ञानिक भी उसी तरीके से चीजों के बारे में सोचता है जो सोच नहीं सकते। इसलिए हम अपने दृष्टिकोण से उस आदमी को जो इस तरह की कल्पनाशील बातों के बारे में चर्चा करता है, कल्पनाओं में जीता है और कल्पनाओं को सच करने की कोशिश करता है, उससे हम पागल करार देते हैं। क्योंकि हम उसकी मेंटल जो अप्रोच है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसको हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि वो बहुत आगे की बात कर रहा है और ये संभव नहीं है। सोचिए, क्या कभी यह संभव था कि हम हवाई जहाज में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? क्या यह कभी आज से 100, 200, 500 साल पहले यह संभव था कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाएंगे? लेकिन गए ना। क्या हमने सोचा था कभी हम मोबाइल फोन जैसी डिवाइस में सब कुछ देखेंगे और हम अपनी पढ़ाई अपने घर में बैठ करके, और मैं एक कमरे के अंदर बंद होकर के पूरी इंडिया में पढ़ाऊंगा, पूरे उत्तर भारत में पढ़ाऊंगा, आप सभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में बैठ के पढ़ रहे हैं? क्या हमने आज से 10-15 साल पहले ये सोचा था? नहीं सोचा था। केवल हम पढ़ते थे, सोचते थे हाँ ये हो सकता है, भविष्य ऐसा हो सकता है, लेकिन संभव उस समय नहीं था। अगर हम सोचे 25 साल पहले, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, दिमाग से बिल्कुल परे था। लेकिन आज हम है ना, सब कुछ सामने है। आप घर में बैठे हुए, अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। सोचिए, आप नाश्ता कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना काम निपटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और क्लास भी सुन रहा है, पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और सब अपने घर पे हैं। किसी को किसी बड़े शहर में आने जाने की जरूरत नहीं है। ओके। तो यही इसी तरह की सोच, इसी तरह की बातें, इसी तरह के विचार मोहम्मद बिन तुगलक के थे। इसलिए कुछ लोगों ने उसे पागल करार दिया, कुछ लोगों ने उसे क्रूर शासक करार दिया, किसी ने कहा कि यह एक अनोखा शासक है। मैंने कहा कि वास्तव में अनोखा है। ठीक है ना। अब क्यों अनोखा है, इसी संदर्भ में हम दो बातें करने की कोशिश करेंगे, उसके दो पक्ष हम देखने की कोशिश करेंगे। एक, उसका व्यक्तिगत जो योग्यता है, व्यक्तिगत जो पक्ष है, उसके संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका व्यक्तित्व कैसा है, जिससे वह दूसरों से अलग क्यों दिखाई देता है, अनोखा क्यों है। और दूसरा, उसकी नवीन योजनाएं और जो सुधार हैं वो कैसे हैं, जिनसे वो दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ठीक है ना। हमने अभी तक देखा था
ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक देखा था मोहम्मद बिन तुगलक से पहले ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक, ऐबक ने। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको, दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। बलबन ने उसको मजबूत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको समृद्ध किया। ठीक है ना, सब कुछ किया। लेकिन ये सभी व्यक्ति, एक चीज इनमें सब में कॉमन थी, ये शासक थे और ये बेसिकली इस्लामिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग थे। ध्यान रखना, इस्लामिक परंपराओं के। ये पढ़े लिखे कितने थे इसके बारे में बहुत सीमित जानकारी है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी नीतियां ना तो धर्मनिरपेक्ष थी और ना ही यह योग्यता के आधार पर अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले लोग थे। ठीक है ना, ये अपने साम्राज्य को मजबूत तो करना चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से, राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के हम इन्हीं पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं। पहला, वो देखिए उसकी पहली कंडीशन क्या है कि वह विद्वान है। इतना बड़ा विद्वान कि दिल्ली सल्तनत में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। सोचिए कि लगभग उस समय की अधिकांश भाषाएं जानता था। यानी कि सोचिए क्या, अरबी, फारसी, ये सारी भाषाएं उस समय की। ठीक है ना, प्लस गणितज्ञ भी था, ज्योतिष का विद्वान भी था। ठीक है ना, ऐसे लगभग मान के चलिए 18 विषयों का ज्ञाता था। ये 18 विषयों का विशेषज्ञ था। सोचिए कितना पढ़ा लिखा, कितना योग्य होगा। इन सब पर उसका अच्छा कमांड था उस समय के हिसाब से, ये समझिएगा। ठीक है ना, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, ठीक है ना, खगोल, ये सारी चीजें, भाषाएं, व्याकरण, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं उतने विषयों का विशेषज्ञ है। हम तो 2 3 4 के विशेषज्ञ नहीं हो पाते। आपसे कहा जाए 2 भाषाएं पढ़ लीजिए, तीसरी भाषा में आपकी टह निकल जाती है। अपनी भाषा नहीं जानते हम, हिंदी को अच्छी तरह से नहीं जानते, इंग्लिश तो खैर क्या जानेंगे। बात समझे नहीं? और ये इतने विषयों का विशेषज्ञ है। तो सोचिए कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सोचिए कह सकते हैं उस समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो अपने आप में अनोखा है कि नहीं? कोई भी सुल्तान, कोई भी बादशाह इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना कि ये है। दूसरा खास बात क्या है, वह धर्म निरपेक्षता को लेकर के चलता है। धर्म निरपेक्षता, इससे पहले ध्यान रखिएगा कोई भी शासक धर्मनिरपेक्ष नहीं था, और इसके बाद केवल अकबर रहा है धर्मनिरपेक्ष, बाकी कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। या तो ये धर्मनिरपेक्ष है या फिर मुगलों में अकबर धर्मनिरपेक्ष है। सोचिए कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। कैसे? ध्यान रखिएगा, वह जैन साधु हैं, इनसे उसकी मित्रता है, चर्चा करता है हमेशा। जैसे राजशेखर हैं, जैन साधु राजशेखर से इनकी मित्रता है। जिन प्रभु सूरी हैं, जिन प्रभु सूरी, इनसे उनकी मित्रता है। ठीक है ना, साथ के साथ ध्यान रखिएगा वह जैन मंदिर के निर्माण में योगदान देता है, दान देता है। सोचना कौन कर रहा है ऐसा, वो भी दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं था दूसरा ऐसा, और या तो अकबर ने किया है या फिर इसने किया है। इसलिए कहा जा सकता है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह संभव है कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा पहला अकबर है धर्मनिरपेक्षता की नीति के आधार पर। दूसरा सोचिए कि यह हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता है। सोचिएगा, विशेषकर होली एवं अन्य त्योहारों में भाग लेना।
जिस समय सोचिए कि मुस्लिम शासक हिंदुओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, हिंदुओं पर कब्जा करना चाहते थे, उनको इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे, उस समय यह मित्रता कर रहा है और उनके साथ एक सेकुलर पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना कहा जाए कि यह अनोखा है कि नहीं? देखिए, मैं कहानी के तौर पर इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इनको कहानी के तौर पर इनको याद कर लें। बात मेरी समझ गए? ये बात समझिएगा, समझ में आ गया? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसने अपनी धार्मिक जो नीति है, धार्मिक नीति, उसमें कट्टरपन पंथ को रोका, कट्टरपंथ को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। कट्टरपंथ को ध्यान रखिएगा कैसे इसने उलेमा जो वर्ग है, उलेमा वर्ग, उसको नियंत्रण में लिया। बोले कि राज्य शासन प्रशासन उसके अंतर्गत जैसी भी कोई भी नीति होगी, कोई भी विचार होगा, कोई भी निर्णय होगा, वो मैं लूंगा, आप लोग नहीं लेंगे। आप अपने धार्मिक कार्यों को देखिए, बाकी प्रशासन चलाने का कार्य मैं खुद देखूंगा। इसका मतलब है कि इसने राजनीति और धर्म दोनों को पृथक रखा। क्या किया? राजनीति और धर्म दोनों को पृथक किया। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे स्टेटमेंट में। इस बार आपको पता है ना, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसमें लगभग मान के चलिए 18-20 क्वेश्चन, 100 में से 18 से 20 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, कथन और कारण वाले। सोचिए, कथन ये है, कारण ये है, कथन का ये है, कारण ये है। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं, कारण सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो सोचिए, अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यही है यूपीएससी का कंसेप्ट। इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, अब मैं बताऊं कि बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन जैन साधु के साथ मित्रता की थी, तो कहानी अगर याद होगी तो जिन प्रभु सूरी और राजशेखर दोनों याद हो जाएंगे, है कि नहीं? बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ते जाइएगा, कंसेप्ट पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस सीरीज को ढंग से कर जाइए, आपका बहुत अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो धार्मिक कट्टरपंथ को इसने बाहर निकालने की कोशिश की, ठीक है। क्या आपने देखा था कि अशोक और अकबर ने भी इसी तरह का काम किया था? अशोक ने भी धार्मिक कट्टरपंथियों को दूर रखा था। बोले कि मेरी धम्म की नीति है, और धम्म की नीति बौद्ध धर्म की नीति नहीं है, सबके लिए सबके अच्छे विचारों का संग्रह है, लोगों का कल्याण है। ध्यान रखना, लोगों का कल्याण ही मेरी नीति का उद्देश्य है। तो यह भी वही करता है। अकबर भी, जो आपकी अकबर की जो नीति थी, सुलह कुल की नीति, दीन इलाही या सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होता है कुलों के बीच में सुलह करना, यानी कि मिलजुल करके रहना। उसकी भी यही नीति थी। ये भी कहीं ना कहीं सोचिए, एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसी तरह की नीति का पालन कर रहा है। कह सकते हैं कि यह अशोक और अकबर के बीच में एक दूसरा ऐसा व्यक्ति है। दो महान शासकों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो उन दोनों की नीतियों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, क्या है कि नहीं? तो धार्मिक नीति के मामले में सोचिए कि वह अशोक और अकबर के बीच स्थित है कि नहीं? मैं इसको महान नहीं बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि वो अनोखा कैसे है। जिस समय लोग कट्टरपंथ को लेकर, तलवार को लेकर के, धर्म को लेकर के कट्टरपंथी हैं, उस समय सोचिए कि वो कितना उदार बनकर के काम कर रहा है। तो सोचना, ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम उलेमा वर्ग है उसकी आलोचना करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, आलोचना करेगा। इसीलिए वो लोग इसे पागल करार देते हैं, इसीलिए उसे नृशंस हत्यारा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अहंकारी कहते हैं। वो उसके टाइटल हैं, कहेंगे,
क्योंकि वो उस समय उनके अंडर कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यही देखिएगा, उसकी प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति की बात की जाए, समझिएगा, देखिए पॉइंट फॉर्म में इसी तरह से याद करिएगा। कंसेप्ट पहले हमने बात की किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की किस चीज के बारे में बात की हमने, सोचिएगा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में। उससे पहले उसकी व्यक्तिगत योग्यता के बारे में, फिर हमने बात की धार्मिक नीति के बारे में। अब बात कर रहे हैं प्रशासनिक नीति के बारे में। प्रशासनिक नीति के संदर्भ में उसने दो चीजें की। एक, उसने उत्तर और दक्षिण भारत को एक बनाने की कोशिश की। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने एकता स्थापित करने की कोशिश की, यूनिटी। उत्तर भारत दक्षिण भारत को एक बना दिया जाए, एक क्षेत्र बनाया जाए, एक केंद्र बनाया जाए। इसी के लिए उसने, सोचिएगा, जो देवगिरी था उसका नाम क्या रखा, दौलताबाद हो चुका था, और इसे उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश की। दूसरी राजधानी, यानी कि एक दिल्ली रहेगी, दूसरी दौलताबाद रहेगी। सोचिएगा, तो उत्तर और दक्षिण के दो केंद्र बन जाएंगे और पूरे देश को आसानी से संचालित किया जा सकता है। यह उसकी सोच है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीता, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत ने जीता, लेकिन किसी ने भी उसको अपने अंडर कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं की। इसने न केवल कंट्रोल किया बल्कि वह उसको राजधानी बनाने की कोशिश की। समय से पहले है, समय से बहुत आगे की सोच रहा है। जो सोच नहीं सकते थे, लोग घबराते थे, डरते थे, उसने कहा कि चलो हम राजधानी बनाएंगे, दो केंद्र बनाएंगे। यही था उसका राजधानी परिवर्तन का प्रयोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही कंसेप्ट है, यही आपको समझना है। इसी तरीके से कहानी के तौर पर इतिहास को पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है ना। एक तो ये हो गया राजनीतिक प्रशासन स्तर पर। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा, इसमें इसने योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की कोशिश की। नियुक्ति यानी कि इसने अपने प्रशासन में, सेना में, सभी जगह पर योग्यता को अपना पैमाना रखा। जबकि इससे पहले बलवन के बारे में मैंने क्या कहा था, वो केवल उच्च वर्ग के लोगों को रखना चाहता था। इल्तुतमिश अपने भरोसेमंद लोगों को रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने तरीके से काम करना चाहता था, लेकिन यह कहता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, हम सबको, जिसके अंदर योग्यता है उसको हम प्रशासन में रखेंगे। समझिएगा, यानी इसने मुस्लिम तो रखे ही रखे, मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, जैन को भी प्रशासन में शामिल किया। यह समझ लीजिए, ये रहा, हिंदुओं को भी और जैन लोगों को भी इसने प्रशासन में शामिल किया। यही है उसकी योग्यता। अब इसे चाहे अनोखी विलक्षण प्रतिभा कहिए या इसका पागलपन करार दीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर है कि नहीं? क्लियर हो गया? इसी में तीसरी चीज और देख लीजिए, इसने सक्रिय विदेश नीति का पालन किया। सक्रिय विदेश नीति का, जो कि इस समय किसी ने सोचा नहीं था। सोचना, या तो सक्रिय विदेश नीति का पालन अशोक ने किया था जब उसने अपने धम्मदूतों के माध्यम से दूसरे देशों के साथ अपने संपर्क बढ़ाए थे। मैसिडोनिया, ठीक है ना, प्रोपनिस्डाई, ऐसे बहुत सारे राज्यों के साथ उसने संपर्क बढ़ाए थे, दक्षिण के और अपने पश्चिम के राज्यों के साथ में। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो इतिहास तो उसी तरीके से इसने 8 देशों के साथ क्या किया था? 8 देशों के साथ राजदूतों का
आदान प्रदान किया, आदान प्रदान किया था 8 देशों के साथ में, जिनमें चीन है, ईरान है, इराक है, ख्वारिज्म है। इस तरह के 8 देशों के साथ दूतों को आना जाना इसने शुरू करवाया था। सक्रिय विदेश नीति। जिस समय लोग अपने पड़ोसी देशों से साथ युद्ध कर रहे थे, उनसे अपने राज्य को सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, उस समय यह दूतों को आदान प्रदान कर रहा है। अगर आप रियली में हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के चलते ना, और इस तरह की अप्रोच लेकर चलते, मैं गारंटी देता हूं आपको नंबर मिलते हैं, गारंटी देता हूं। हिंदी मीडियम में भी नंबर आते, मेरे खुद 61% नंबर रहे हैं हिस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिस्ट्री आप रखिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बता रहा हूं कि इस अप्रोच से पढ़ते तो गारंटी है आपके नंबर आते, और बहुत अच्छे नंबर आते, क्योंकि ये अप्रोच किताबों में नहीं है। ये आप अपने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किताबों में फैक्ट है, थोड़ा थोड़ा कहानी के तौर पर भी है, कंसेप्ट भी है, लेकिन इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है ना? सक्रिय विदेश नीति कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये इसके अपने कुछ पहलू थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में वह कितना योग्य है, किस तरह का है, आप समझिएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर आपके दिमाग में यही आएगा कि सर ये फिर असफल क्यों हो गया? इतना योग्य है, इतनी सारी अच्छी चीजें बनाई, तो ये असफल क्यों हो गया? तो कुछ लोगों के अनुसार इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। ध्यान रखिएगा, सीमाएं। देखिए, जो व्यक्ति जितना योग्य होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, और वो अगर असफल हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, उसका कहीं ना कहीं वो पहलू जरूर रहा होगा जिसकी वजह से वो असफल हुआ है। ठीक है ना? जैसे उसकी सीमा, लिमिटेशन क्या है उसके व्यक्ति की? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उसके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य नहीं है। किसका अभाव है? धैर्य का अभाव। ये जो सोच लेता है, इसको लगता है कि अब ये हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, और सही है तो इसका मतलब हो जाना चाहिए। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच के चलते हैं कि ये अच्छा है, और उसका प्लान बहुत अच्छा होता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम दूसरों को सुनाते हैं कि यार ये मेरे दिमाग में ये प्लान चल रहा है, यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, तो पता चलता है कि वो प्लान फेल हो गया। अब बताइए, कमी किसकी है? प्लान की है या एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, लागू करने की समस्या है? ध्यान रखिएगा, अगर प्लान अच्छा है तो वो सफल होना तय है, बशर्ते कि उसको सही ढंग से लागू किया जाए तो। और इसका मतलब है, अगर वो असफल होता है तो कहीं ना कहीं प्लान को लागू करने की समस्या है। और समस्या में सबसे पहली समस्या आती है धैर्य की, क्योंकि कोई भी नई चीज जब शुरुआत करते हैं तो समय लगती है, और जब धैर्य का अभाव होगा तो हम इतना समय नहीं दे पाएंगे, उसको विड्रॉ कर लेंगे, वापस कर लेंगे, और अल्टीमेट प्लान फेल। फिर हम कहते हैं कि नहीं, योजना ही खराब थी, या कहते हैं कि लोग खराब हैं, लोग समझ नहीं पाए। ये क्यों नहीं कहते कि आप उसको सही ढंग से लागू ना कर पाए और ना ही लोगों को समझा पाए? है कि नहीं? यही है कंसेप्ट। दूसरा, उसके अंदर अहंकार भी है, कहीं ना कहीं अहंकार है, अहंकार ये भी है, ये उसकी दूसरी सीमा है। अहंकार इसका कि वह इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा शासक है, इतनी अच्छी योजनाएं बनाता है और उसको लागू करता है, सब कुछ है, और लोग समझते नहीं। सोचिए, अपने प्लान खुद बनाता है, खुद एग्जीक्यूशन करवाता है, किसी से चर्चा ही नहीं करता। ये अहंकार नहीं तो क्या है? अगर आपका प्लान है तो ठीक है, पहले पब्लिक से और कुछ लोगों से सलाह मशवरा तो कर लीजिए, लेकिन नहीं करता वो, क्योंकि उसको लगता है कि ये कुछ जानते ही नहीं है। इसीलिए ये अहंकार ही है।
कुछ मामलों में ध्यान रखिएगा वो निर्दयी भी है, निर्दयी भी है। निर्दयी क्यों है? क्योंकि अपने विरोधी को पूरी तरह से समाप्त करने में विश्वास करता है। जो उसकी बात को नहीं मानता उसका कट्टर दुश्मन बन जाता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। यह समझिएगा। तो यह भी उसकी एक समस्या है। इसी वजह से लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते। बात समझ गए? तो ये कुछ सीमा है जिसकी वजह से वो असफल हुआ। तीसरा उसकी एक सीमा, चौथी और सीमा कह सकते हो, उसके पास दूरदर्शिता का अभाव है। यानी कि वह दूर की चीजों को सही ढंग से देख नहीं पाता। ऐसा नहीं कि उसका आंखें खराब हो गई हैं या उसका चश्मा नहीं है। दूरदर्शिता मतलब दूर की चीजें, यानी कि भविष्य को प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो नहीं कर पाता है। योजना अच्छी बनाता, पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छा है। सोचिएगा, आज से लगभग, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आज से लगभग मान के चलिए तो 20 साल पहले, ज्यादा नहीं, मात्र 20 साल पहले मेरे घर के पास में एक व्यक्ति था जो सड़क पर टहलता है, मेंटल है थोड़ा सा, बीड़ी पीता रहता है, लोगों से मांग मांग करके सिर्फ टहलता ही रहता है वहीं पे चौराहे पर। अब मैं उसके बराबर से निकल रहा था। मैंने पूछा क्या सुना? साले सुधर जाओ, सब लोग सुधर जाओ, लड़कियों की इज्जत करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम लड़कियों के हाथ दहेज लेकर के जाओगे कि ये दहेज ले लो और लड़की दे दो हमको, दहेज ले लो और लड़की दे दो, वरना अभी सुधर जाओ, दहेज लेना देना बंद करो, वरना आपको लड़कियां नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो उल्टा दहेज दोगे। फिर बताइए, क्या यह संभव था 20 साल पहले? 20 साल पहले वो व्यक्ति कह रहा था। पता है वो व्यक्ति कौन था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाला एक साइंटिस्ट था, जिसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई और अल्टीमेट वो जॉब छोड़ के चला आया और मेंटली सिक हो गया वो। और वो स्टेटमेंट दे रहा है, ये मेंटली सिक है, जिसे हम पागल कह सकते हैं। और जिस तरीके से आईएएस पीसीएस और सभी जगह पर आज की डेट में लड़कियां जिस तेजी से सिलेक्शन ले रही हैं और अपनी योग्यता को इस लेवल पर लेके जा रही हैं, तो सोचिए उन लड़कियों का हाथ मांगने के लिए आप लोग जा पाएंगे? आने वाले समय में लड़कियां जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्या होगा? आप उल्टा दहेज इकट्ठा करेंगे। गलत नहीं कहा, हो सकता है ये 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो सकता है, संभव भी हो कि दहेज लेंगे, भाई ये ले लो और हमको दे दो, बेटी दे दो। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज दहेज खत्म होने लगा है क्योंकि लड़कियां लड़के सब योग्य होने लगे, लड़कियां ज्यादा योग्य होने लगी, तो दहेज तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब कौन मांगेगा? लड़की आई है सब, भाई आपकी हिम्मत है कि दहेज मिलेगा? अरे भाई शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उसके आगे सोचिए 10 साल 20 साल बाद, तो जब आप योग्य नहीं होंगे और लड़कियां ज्यादा योग्य होंगी, तब क्या करेंगे? भैया इतना नाम कर दे रहे हैं लड़की के नाम पे, बताइए शादी कर लीजिए। ये भी होगा। मैं जो सुना रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। व्यक्ति ने कहा था, इसी तरह का प्रिडिक्शन है, ठीक है ना। लेकिन सोचिए कि मैंने कहा दूरदर्शिता का अभाव मोहम्मद बिन तुगलक में, बिल्कुल सही बात है। वो दूर की चीजें को, वो अच्छे प्लान तो अच्छे बना पा रहा है, लेकिन दूर की चीजें सोच करके उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहा है कि कैसे पब्लिक इसको मैनेज करेगी। ये कहीं ना कहीं, ठीक है ना, सहयोगात्मक अभाव, सहयोगात्मक अभाव, ये भी उसकी एक सीमा है। वो सबका सहयोग लेके नहीं चल पाता क्योंकि अहंकार है उसके अंदर, इसलिए वो किसी की सुनता नहीं है। वो सोचता कि मैं जो जानता हूं, मैं जो पढ़ा लिखा हूं, सब कुछ मैं ही हूं, कोई और नहीं है। यही समस्या है, इसलिए वो असफल हुआ। बात समझ गए? क्लियर हो गया? मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है, अनोवा कैसे है, साथ के साथ उसके फैक्ट, साथ के साथ कंसेप्ट भी मैंने सुना दिए। अब इसके आगे देखिए क्या है।
व्यक्तिगत योग्यता। अब बताइए, जो मैंने कहा, अब यहां पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी, अनुभवी सेनापति था। अरबी भाषा, फारसी भाषा, खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र, ऐसी कोई विषय नहीं था जिसको वो नहीं जानता था। मैंने बताया था 18 विषयों का विशेषज्ञ था। तर्कशास्त्र, दर्शन, सोचिए, सब, गणित, चिकित्सा, सब। अलाउद्दीन खिलजी की भांति शासन काल के प्रारंभ में उसने ना तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली और ना ही उलेमा वर्ग का सहयोग लिया। बाद में जाकर के जब योजना असफल हो गई, मुसलमान उसके खिलाफ हो गए, तब उसने जाकर के करना पड़ा कि ठीक है भाई, खलीफा से परमिशन ले लेते हैं, यार ये कुछ मान जाए शायद, ठीक है ना। उसने न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिकार समाप्त कर दिया। मैंने कहा ना, जो प्रशासन में होगा वो मैं खुद देखूंगा, उलेमा वर्ग का कोई रोल नहीं होगा। काजी वाजी सब फैसले बदल दिए उसने। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया, नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त किया और योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की नीति अपनाई। जो मैंने पढ़ाया उसी को मैंने यहां समराइज कर दिया है। वस्तुतः यह शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हुई, इसलिए इतिहासकारों ने उसको क्या किया, उसकी आलोचना की है। क्लियर है? इसलिए कहा जा सकता है कि वो अनोखा शासक है। ये तो थी उसकी व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत नीतियां, व्यक्तिगत संदर्भों में उसके बारे में चर्चा। अब बात करते हैं इसके आगे कि उसने और क्या क्या किया था। उसके 4 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो ध्यान रखिएगा। नवीन योजनाएं और सुधार मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, यहां देखिएगा। उसके प्रयोग कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग ध्यान रखिएगा। नहीं दिख रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग, 4 प्रयोग हैं। 1, दोआब में कर वृद्धि और कृषक सुधार, एक। दूसरा है उसका राजधानी परिवर्तन। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा। मुद्रा का प्रचलन। और चौथा है खुरासान ऑब्लिक कराचिल अभियान। ठीक है ना। ये 4 हैं, 4 उसने प्रयोग किए हैं और चारों के चारों असफल हुए। कैसे कैसे ये हम देख सकते हैं। देखिए, दोआब क्षेत्र में उसने कर वृद्धि की। एक्चुअली में हुआ क्या कि उसके लगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में लोगों से भूराजस्व के तौर पर 50% कर वसूल किया था, 50%, जो बाद में शासकों ने बदल दिया था। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहां दोआब क्षेत्र का मतलब होता है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। ये रहे गंगा और ये रही यमुना, ये जो क्षेत्र है ये दोआब है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है ये गंगा और ये यमुना। तो और चूंकि उपजाऊ है इसलिए यहां उत्पादन अधिक होता है। तो सोचिए कि इसने क्या किया कि इसने भी 50% कर लेने की कोशिश की। कौन सा? भूराजस्व। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने 50% बढ़ाया था तो इसने भी कर दिया कि भाई 50% मैं भी लूंगा। पहले कितना चल रहा था? 1/3 यानी 33% चलता था, इसने 50% कर बढ़ा दिया। कोई समस्या नहीं, पहले अलाउद्दीन खिलजी भी लेता था तो इसने कर दिया तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यहां नहीं थी, परेशानी यह थी कि जिस समय इसने कर में वृद्धि की उस समय सोचिए उत्तर भारत में क्या पड़ा हुआ था?
सूखा, अकाल जैसी स्थिति पड़ी हुई थी। सोचना, तो ऐसी स्थिति में उसने ये कर वृद्धि की, इसीलिए क्या कर दिया, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, बंद कर दिए और भाग गए। बोले हम टैक्स कहां से लाएंगे, हमारे पास है ही नहीं, भाग गए। इसको पता चला कि अगर ऐसा हुआ कैसे, तब पता चला कि नहीं, सूखा पड़ा हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, सारी चीजें हैं, लोगों के पास है नहीं, और ऊपर से आपने टैक्स और बढ़ा दिया है। बोले ऐसी समस्या है क्या, तो फिर एक काम करो भाई, किसानों को बुलाओ, सारी चीजें करो, सब कुछ करते हैं। तब जाकर के इसने, सोचिए, कृषक सुधार किए, कृषक सुधार किए। क्या क्या सुधार किए? नंबर 1, किसानों को तकावी ऋण उपलब्ध कराया। तकावी ऋण, जिसे हम क्या कहते हैं, सौंधर। सौंधर क्या है? एक प्रकार का किसानों को दिया गया ऋण है, तकावी ऋण। किसानों को उपलब्ध कराया, भाई ऋण ले लो और आराम से खेती करो, कोई समस्या मत लो। दूसरा, कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना की, कृषि विकास के लिए एक विभाग बनाया। पहली बार, सोचिए, फर्स्ट टाइम इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में पहली बार किसी शासक ने अपना कृषि का विभाग बनाया, और विभाग का नाम है दीवान ए अमीर कोही। और यह किसके लिए जिम्मेदार होगा? कृषि के विकास के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। तीसरा, और क्या किया कृषि के लिए? इसने कृषि भूमि का विकास, बोले कृषि भूमि का विकास करो अलग से, वैज्ञानिक कृषि। चौथा, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दो, यानी कि नई कृषि भूमि को बढ़ाओ और कृषि का वैज्ञानिक तरीके से विकास करने की कोशिश करो। यह भी इसने कोशिश की। सोचिए, इसके लिए उसने पैसा अलॉट किया, जमीनें दान दी, ठीक है ना, और वैज्ञानिकों को लगाया, करो। लेकिन उसके बावजूद भी यह फेल हो गया। यह कोई समस्या नहीं रही, लेकिन ये दोनों फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जिस जमीन की तलाश की वो बिल्कुल बंजर जमीन थी, वहां पानी नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। और बंजर जमीन में अब बीज डाल दोगे तो सोचिए उसका परिणाम कितने समय बाद आएगा। हो सकता है 4, 6, 8, 10 साल बाद धीरे धीरे परिणाम आना शुरू हो, पहले दिन से तो नहीं आएगा। और उसने सोचिए 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रयोग करने की कोशिश की और देखा वहां ग्रोथ नहीं हो रही, तो प्रयोग बंद कर दिया। इस तरीके से दोआब क्षेत्र और कृषि सुधार की व्यवस्था जो है वो भी फेल हो गई। अब समझ में आ गया फेल क्यों हो गई, कैसे हो गई, कारण क्या था। अब मैंने इसमें आपको 2 पॉइंट याद करा दिए, एक तकावी ऋण और दीवाने अमीर कोही। याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी और कंसेप्चुअली भी, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, दूसरा प्रयोग है राजधानी परिवर्तन। बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड माना जाता है कि उसने दिल्ली से महाराष्ट्र, कर्नाटक क्षेत्र में, यहां से ये जो क्षेत्र है यहां तक, दौलताबाद जिसे हम पहले देवगिरी कहते थे, वहां तक उसने क्या किया, एक नई राजधानी बनाने की कोशिश की, राजधानी परिवर्तन। और सभी लोगों को जाने का आदेश दिया कि आप लोग जाइए। राजधानी परिवर्तन कहां से? दिल्ली से दौलताबाद। जो पहले क्या था? यही था देवगिरी। सबसे ज्यादा आलोचना इसी की जाती है, राजधानी परिवर्तन को लेकर के। तत्कालीन इतिहासकार इसामी, बर्नी जैसे जो लोग हैं, जो इसके आलोचक थे, उन्होंने कहा कि यह आम जनता को, लोगों को दंडित करना चाहता था। इसलिए इसने दिल्ली से सभी लोगों को आदेश दिया कि जाइए और दौलताबाद की नई राजधानी में रहिए और दिल्ली खाली करिए। और लोगों को जाने के लिए आदेश दे दिया। लोग वहां पहुंचे तो पता चला 1/3 से ज्यादा लोग रास्ते में मर गए भूख प्यास से।
ये उनका कहना है। फिर कुछ समय के बाद में वहां पर लोग रहे, साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में फिर उनको वापस आदेश दे दिया कि जो परेशान हो गए तो ठीक है, एक काम करो, दिल्ली वापस जाओ। फिर कुछ लोग उसमें मर गए। इस तरह से योजना असफल हो गई, क्योंकि एक समय के बाद ये एक तरफ दिल्ली की राजधानी बनाई, फिर उसके बाद में वापस लोगों को दिल्ली भेज दिया गया, उसमें भी कुछ लोग मारे गए। इसलिए कहा कि ये मेंटल है, कुछ भी आदेश देता है सबको खाली करा लेता है। और बर्नी ने तो यहां तक कहा था कि ये पूरे शहर में घूम करके देख रहा था कहीं कोई रह तो नहीं गया है, तो उसने देखा कि केवल काना कुत्ता रह गया है, बाकी सब जा चुके हैं। सोचिएगा, अब यहीं पर सोचिएगा, बर्नी साहब को यह कैसे पता चला कि काना कुत्ता रह गया है, बाकी कोई नहीं रहा? बर्नी साहब कहां छुपे हुए थे? पीछे से कहीं छुप के देख रहे थे क्या? क्यों? तो जो उनको पता हो, भाई ये तो बताएगा नहीं कि मुझे काना कुत्ता मिला था। आप कहते हैं काना कुत्ता रह गया था, सब कुछ हो गया था। ऐसा नहीं है। जितनी आलोचना की जाती है वो गलत है, पूरी तरह सही नहीं है। राजधानी परिवर्तन करने की जो उसकी जरूरत थी, उसके 2 कारण थे। एक, उसकी दीर्घकालिक रणनीति थी। वह चाहता था कि उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी हमारा नियंत्रण करने का एक केंद्र होना चाहिए। ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? एक केंद्र। एक उत्तर भारत में दिल्ली हो जाएगा, दक्षिण भारत पर नियंत्रण करने के लिए कहां होना चाहिए? दूसरा केंद्र। उसको दौलताबाद यानी देवगिरी से ज्यादा सही जगह दिखाई नहीं थी, इसलिए उसने राजधानी बनाया। और बनाने के लिए उसने एक बाकायदा एक रणनीति बनाई। उसने क्या किया? पूरा का पूरा वहां तक इसने रोड बनवाया, सड़क के किनारे उसने पेड़ लगवाए, ठीक है ना, कुएं खुदवाए रास्ते के लिए जगह जगह पर। उसने सराय बनवाई लोगों के ठहरने के लिए, सराय यानी कि रास्ते में आराम करने की छोटे छोटे जगह बनवाई, ठीक है ना। ये सारी व्यवस्थाएं उसने दी, ठीक। तीसरा, उसने सभी लोगों को जाने के लिए नहीं कहा, केवल प्रशासनिक और धार्मिक लोगों को जाने के लिए कहा था, जिससे कि उसकी व्यवस्था वहां पर भी बन सके। केवल प्रशासन संभालने वाले और धार्मिक लोग हैं, केवल वही लोग जाएं, बाकी आम जनता में जो जाना चाहता है जाए, जो नहीं जाना चाहता ना जाए, कोई समस्या नहीं। सोचिए, ये सारी व्यवस्थाएं उसने की थी और वो 2 केंद्र बनाना चाहता था, ठीक है ना। ये कारण था। दूसरा उसका उद्देश्य था, इसके माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रचार करना भी था, सांस्कृतिक विकास करना, जिसके माध्यम से सोचिए कि मुस्लिम संस्कृति उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पहुंच गई, एक नया कल्चर पहुंच गया, संस्कृति का विकास प्रचार हुआ। यह भी उसका एक उद्देश्य था कि इस तरह सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। इसी वजह से उसने धार्मिक लोगों को भेजा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे और धार्मिक और सांस्कृतिक लोग नहीं जाएंगे तो उनका मन कैसे लगेगा, उनके विचार कैसे मिलेंगे, सारी चीजें कैसे होंगी, उनको अपना माहौल कैसे लगेगा। यही कारण है। तो ऐसा कोई कारण नहीं था। लेकिन जब वो लोग पहुंच गए, बहुत सारे लंबे समय तक रहे, कई सालों तक रहे, लेकिन उनको बार बार अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि वह क्षेत्र दूसरा था, व्यवस्था दूसरी थी, संस्कृति दूसरी थी। बहुत लंबे समय तक वो रह पाए। इसीलिए एक समय के बाद जब देखा कि लोग परेशान हो गए हैं, तब फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको वापस आने का आदेश दे दिया। इस तरह से ये राजधानी परिवर्तन का कंसेप्ट भी फेल हो गया। बात समझे नहीं? कारण समझ में आ गया? वो कारण नहीं है कि दंडित करना चाहता था, कारण दूसरा था उसका। इस तरह से 2 योजनाएं हो गई। तीसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा जानते हैं ना? सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है, जो आज हम अपने पॉकेट में रुपए सिक्के जो लेके चल रहे हैं, वो सांकेतिक मुद्रा है, टोकन करेंसी। यानी कि नाम मात्र करेंसी है और उस पर जितना लिखा हुआ है उतने का सामान हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत कुछ भी नहीं है। जैसे हम 500 का नोट रखे हुए हैं, तो 500 के नोट की वास्तविक कीमत 500 रुपए नहीं है, बल्कि उस पर आरबीआई के गवर्नर ने जो साइन कर दिए हैं
कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, वही उसकी कीमत है, मोहर लगा दी है आरबीआई की। उसके बदले में आप 500 रुपये का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। वास्तविक कीमत तो उसकी 4 या 5 रुपए है। प्रिंटिंग कॉस्ट, कागज वगैरह सब मिला करके, ट्रांसपोर्टेशन मिला करके, सब कुछ कीमत मिला करके 4 या 5 रुपए है। तो कागज की मुद्रा हुई, प्लास्टिक मुद्रा हुई, इन सबको हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। और जो सोने और चांदी के जो सिक्के होते हैं उनको वास्तविक मुद्रा कहते हैं। सोचिए कि उस समय सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चला करते थे, और इसने पहली बार सांकेतिक मुद्रा का सिक्का चला है। सांकेतिक मुद्रा, ये रहा पीतल के सिक्के, और ये रहे बाद में जो लोगों ने इसको ढेर बना दिया था वो ये है। ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे कारण था। देखिए, पहली बात तो यह थी कि विश्व में उस समय चांदी की कमी हो गई थी। चांदी की कमी हो गई, तो चांदी आसानी से मिल नहीं रही थी, इसलिए चांदी के सिक्के चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। दूसरा, जो सिक्के चल रहे थे लोग उसको उठा उठा के अपने घर में रख रहे थे, क्योंकि चांदी का क्राइसिस था। इसलिए एक तो कारण यह था। दूसरा, ईरान में प्लस चीन के शासक ने सांकेतिक मुद्रा को सफलतापूर्वक चला लिया था, सफल हुई थी। वहां पर सांकेतिक मुद्रा कैसी रही थी, बिल्कुल सफल रही थी, चीन और ईरान में। तो ये वहां से प्रेरित हुआ, तो बोले कि हम क्यों नहीं चला सकते, हम भी चला सकते हैं, हमको भी चलाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। इसीलिए सोचिए कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, पीतल के सिक्के। सिक्के चलाए, और इनकी कीमत क्या रखी, कीमत रखी इसकी चांदी के रुपए के बराबर। चांदी के सिक्के के बराबर कीमत रखी। यानी कि सिक्का तो पीतल का है, लेकिन मार्केट में वैल्यू किसकी है, चांदी के सिक्के जीतल के बराबर। ये उसने चलाया। भाई आज भी क्या है, 500 रुपए का सोने का सिक्का या चांदी का सिक्के की जगह पर हम 500 रुपए का कागज का टुकड़ा ही तो लेके चल रहे हैं। जस्ट कागज का टुकड़ा, बस यही तो लेके चल रहे हैं, है कि नहीं। तो यही तो है। तो इसने भी वही किया जो यहां पर किया था, लेकिन कंडीशन ये हुई कि ये भी असफल हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि लोगों ने चांदी का सिक्का लेकर के अपने घर में रख लिया, सब जगह छुपा लिया, और पीतल के सिक्के चलाना शुरू, और पीतल के सिक्के से चांदी के सिक्के के बराबर सामान खरीदते थे। तो दुकानदारों ने इसको लेना बंद कर दिया, पीतल के सिक्कों को, कि नहीं भाई चांदी का सिक्का लेके आओ, लोग अब दे नहीं। तो बोलो लोग क्या करें, बहुत समस्या आई। दूसरी समस्या ये आई कि लोगों ने पीतल के सिक्के अपने घर में ही बनाना शुरू कर दिए। ये सिक्के उसने अपने घर में ही बनाना शुरू कर दिए। सरकार यार, मोहम्मद बिन तुगलक यार सुल्तान के मिंट से नहीं आ रहे, सुल्तान के खजाने से नहीं आ रहे, बल्कि लोगों ने अपने घर में पीतल के बर्तनों को ढाल करके उसके सिक्के बनाना शुरू कर दिया, और दुकान में बाजार पर लेकर जाना शुरू कर दिया कि भाई मुझे दे दो सामान। अब क्या करे दुकानदार भी, क्या करे, ऊपर से लेकर के सामान आता है तो बोल लेने को तैयार नहीं है। भाई दुकानदार भी कहीं और से सामान लेके आएगा कि नहीं आएगा। तो सब लोग पीतल के सिक्कों को लेना बंद कर दिए, लेकिन सिक्के चल खूब रहे। सोचिए कि सिक्के चलाए 1 लाख और बाजार में पहुंच गए 10 लाख। कहां से आए 9 लाख नए सिक्के। तो चारों तरफ क्या हो गए, अफरा तफरी हो गई। नकली सिक्के बहुत चलने लगे, लोगों ने अपने पीतल के सिक्के लेना बंद कर दिया, और चांदी का सिक्का है नहीं। इस तरह से सांकेतिक मुद्रा फेल हो गई। तब इसने आदेश दिया कि एक काम करो भाई, कि चांदी के सिक्कों, पीतल के जो सिक्के हमने चलाए थे उनको वापस मौला लो, हम उसकी जगह पर चांदी के सिक्के देंगे। तो ये जो चित्र है ये वही है, पब्लिक ने यहां पर ला करके सिक्कों के ढेर लगा दिए। ये खुद माथा पकड़ के बैठ गए, मैंने तो इतने सिक्के जारी भी नहीं किए थे भाई, ये आए कहां से। तो पता चला कि पब्लिक ने खुद बनाए थे।
सोचिए, तो पब्लिक सोचिए कितनी होशियार है। आज वही सोचिए कि आज वही नोट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का सिक्के नोट चल रहे हैं और सफलतापूर्वक चल रहा है। कारण क्या है, क्यों चल रहा है? उसके पीछे एक कारण है। एक तो जनता ने इसको स्वीकार कर लिया, दूसरा इसके नकली नोट हम नहीं बना पाते। इन सिक्कों पर सुल्तान की ऐसी कोई सीक्रेट मोहर नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। इसमें ऐसी कोई सीक्रेट मोहर नहीं थी। जबकि ईरान और चीन के शासकों ने पीतल के सिक्के नहीं चलाए थे, तांबे के सिक्के नहीं चलाए थे, बल्कि उन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। और चमड़े के पर सुल्तान, वहां के बादशाहों ने, उनके नवाबों ने या उनके शासकों ने अपनी मोहर लगाई थी, जिसको हर कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन इनके सिक्कों पर कोई भी मोहर लगा सकता है, नकली मोहर कोई भी बना सकता है। इस तरीके से ये सफल हो गए थे, ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि इन पर कोई सीक्रेट मोहर नहीं थी। बात समझ गए? तो ये इसकी कमी थी। बाकी योजना बहुत अच्छी थी, समय से बहुत आगे की योजना थी, लोग नहीं समझ पाए। बाद में वही हुआ जाकर के, अंग्रेजों ने आकर के कैसे सिक्के चलाए, यही तो चलाए और हमने स्वीकार किए और आज भी स्वीकार कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसके बदले में सोचिए उसको कितना पैसा रुपया देना पड़ा होगा। खजाना खाली, कृषि व्यवस्था खराब, दुआब खराब, सांकेतिक मुद्रा खराब, ठीक है, राजधानी परिवर्तन खराब, सारा का सारा भंडाफोड़ हो गया उसका, बहुत बुरी तरह से स्थिति हो गई। तो ऐसे में क्या करे? तो ऐसे में उसके पास एक योजना आई कि क्यों ना हम मिल करके, खुरासान के पास में ही एक राज्य है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक से संपर्क किया कि एक तरफ से मैं खुरासान पर अटैक करता हूं, दूसरी तरफ से आप अटैक करिए। बोला ठीक है, दोनों मिलकर अटैक करेंगे तो वो दो राज्यों में दो तरफ बट जाएगा खुरासान लड़ने के लिए और आसानी से हरा देंगे, आराम से वहां से हम लूट के लेके आ सकते हैं। और प्लान अच्छा है। सोचिए, इतने अच्छे प्लान के लिए इसने क्या किया? नई सेना का गठन किया। क्या किया? नई सेना का गठन किया, उनका प्रशिक्षण दिया, समझिएगा, उनको एडवांस पेमेंट दिया, एडवांस सबको, बहुत बड़ी सेना भर्ती की नए युवाओं को। तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा है, सारी चीजें हुई। तो इस पर उसने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जिस समय खुरासान पर आक्रमण करने की समय आया, जिस समय आक्रमण करने का समय आया, उसी समय सोचिए कि इनका जो सहयोगी था उसने ही धोखा दे दिया, या उसके साथ धोखा हो गया, क्योंकि उसके राज्य में उसकी जनता ने उसको हटा दिया और दूसरे शासक को बना दिया। अब सोचिए, इसका मित्र नहीं रहा तो अकेला सेना का आक्रमण कैसे करे? सोचिएगा। इसलिए समय आने पर खुरासान का अभियान क्या हो गया? कैंसिल हो गया, खत्म, न बंद कर दिया। बोले अकेले संभव नहीं है। बात आती है कि अब क्या करें? सेना को गठन कर चुके हैं, प्रशिक्षण दे चुके हैं, एडवांस दे चुके हैं, ना तो पैसा वापस ले सकते, ना सेना भंग कर सकते, बेरोजगारी फैल जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी, तो क्या करें? तो इसके सेनापति ने उसकी जगह पर कराचिल, कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान शुरू किया। बोले जाइए, बैटल ऑफ कराचिल, पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के, कुमायूं गढ़वाल, उत्तराखंड हिमाचल के क्षेत्र में, ऊपर बर्फीले क्षेत्र में, बोले वहां पर अटैक करेंगे। और वहां पर अटैक किया, कंडीशन ये हुई कि इन्होंने अपना इन्वेजन शुरू किया सितंबर में और पहुंचते पहुंचते हो गया दिसंबर। सोचिए, और यहां पर क्या होने लगा? जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बर्फ बढ़ती चली गई। क्या हो गई? पहाड़ों पे बर्फ, बर्फ की वजह से क्या हो गए? रास्ते हो गए बंद। सेना तो आगे बढ़ती चली गई, सेना आगे बढ़ती चली गई, पीछे रास्ते बंद हो गए और ये फंस गए चारों तरफ बर्फ में। अब ना तो इन्हें कराचिल दिखाई दे, ना वापस लौटने का रास्ता। सोचिएगा, पूरी की पूरी 1,00,000 की सेना में से मुश्किल से 1,000 लोग बच के आए, बस बचे, बस 1,000 लोग, लगभग सभी मारे गए। कुछ बर्फ से, कुछ दुश्मन ने मार दिए, क्योंकि दुश्मन को तो अपना घर का अंदाजा है
इनको अंदाजा नहीं है, ये फंस गए और सारे के सारे मारे गए। कुछ एक लोग बच के आए थे, बाकी सब फेल। इस तरीके से उसकी योजनाएं फेल हो गई। ये भी अब बताइए, इसमें योजना में सेनापति गलती है या मोहम्मद बिन तुगलक की? समय की है, सेनापति की है, कुछ मोहम्मद बिन तुगलक की भी है। समस्या है भाई, प्लान नहीं बना पाए कि कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं बना पाए। कुल मिलाकर के सारी योजनाएं उसकी असफल हो गई। इसलिए इसको एक असफल शासक कहा जाता है। तभी इसने लेटर लिखा अपने एक धार्मिक व्यक्ति है उसको, कि मैं अपने राज्य का जितना इलाज करता हूं, क्योंकि मेरा राज्य बीमार हो गया है, और जितना इलाज करता हूं उतना ज्यादा और बीमार होता चला जाता है। यानी कि सोचिए कितना परेशान हो गया ये। मैं जितना इलाज करता हूं उतना ही ज्यादा और बीमार होता चला जाता है। थक गया था वो। इस तरह से उसकी सारी योजनाएं असफल हो गई। और इसी समय में सोचिए, इसी के समय में ध्यान रखिएगा, इसी के समय में साम्राज्य का, जहां एक तरफ ये साम्राज्य का क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था, एकता अखंडता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, उसी समय इसके समय में साम्राज्य का विघटन भी हुआ। और इसके समय में दो नए राज्य बने, एक बना बहमनी और दूसरा बना विजयनगर। सोचिएगा, इसी के समय में बने, गठन हुआ, दो नए राज्यों का गठन हुआ, विजयनगर और बहमनी का। सोचिए, जितना अच्छा शासक बनने की कोशिश किया उतना ज्यादा खराब होता चला गया, और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। बात समझे कि नहीं? तो राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अब सोचिए कि कैसा अनोखा और विलक्षण प्रतिभा का शासक होते हुए भी यह असफल हो गया। एक नए प्रयोग जो उस समय किसी ने नहीं सोचे, इसने सोचे और इसने किए। यही है इसका कंसेप्ट। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ओके, तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरे डिटेल में एक एक चीज क्लियर कर दी है। कल हम जब टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि उसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं लोग, और कैसे है, किस तरीके से है, और उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। सारे के सारे कंसेप्ट, सारी की सारी चीजें प्री और मिस दोनों के हिसाब से जहां बन सकता है वो सब करने की कोशिश करेंगे। ओके एवरीबॉडी, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।